नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिताने पर प्रदेश भर में अपनी धन्यवाद रैली की शुरुआत जो है कालका से की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कालका से रैली का शुभारंभ करते हुए प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 3 गुना तीव्र गति से काम करने का दावा भी किया। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने जाने माने अंदाज में कांग्रेस को भी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस को मात दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाधान में नहीं बल्कि विवाद में विश्वास रखती है। साथ ही उन्होंने चुनाव के दौरान सूझबूझ से फैसला लेने के लिए जनता को बधाई दी और इसके अलावा पीएम की सभी गारंटियां भी जो है सीएम ने जनता के समक्ष रखी और यहां पर गिनवाते हुए साफ तौर पर कहा। और जैसे ही जिस तरीके से जो है कालका से ये जो है आज धन्यवाद रैली की शुरुआत की है, तो ऐसे में जो है उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोलने का काम किया है और साथ ही अपने चिरपत्र जो है जिस तरीके से अंदाज में कांग्रेस का चेहरा देश प्रदेश के सामने बेनकाब हुआ है, सीएम की तरफ से कहा गया। और साथ ही साथ कांग्रेस में जिस तरीके से हाहाकार मचा है अपने गुटबाजी को लेकर और अपने संगठन को लेकर, वो स्थिति छिपी नहीं है और मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर तो जिस तरीके से धन्यवाद रैली करती हुई दिखाई दे रही है, उसी को लेकर विकास के मुद्दे पर कहीं न कहीं आर पार यहां पर देखने को मिल रही है। तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा सरकार है हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। तो सवाल और जानने की कोशिश आज के मसला में कि ये जो मसला है राजनीतिक पहलुओं से किस तरीके से जो है समीकरण है और क्या कुछ जो है धन्यवाद रैली के माध्यम से निकाय चुनाव भी नजदीक हैं, ऐसे में माहौल बनाने की कोशिश और किस तरीके से जो है कहीं न कहीं सीएम सैनी की तरफ से जो घेराव किया गया है कांग्रेस पर कि झूठ बोलने का जो काम है वो कांग्रेस करती है, इसी वजह से जो रिजल्ट कांग्रेस को जनता ने दे दिया है। जानने की कोशिश करेंगे। एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा आपसे कुछ देर में। एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद, विकसित हरियाणा, विकसित भारत और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हमने विकसित भारत बनाना है, 2047 तक बनाना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज मैं पुंडरी में अपने घर के बीच में आया हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपका जो विजन है विकसित भारत का, हरियाणा उसमें पीछे नहीं रहेगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हरियाणा भी मेरा विकसित हरियाणा बनेगा। तो धन्यवाद। कार्यक्रम पुंडरी से विधानसभा क्षेत्र से जो है आपने सुना कि किस तरीके से जो है उन्होंने जनता के बीच में जाकर कहीं न कहीं इस धन्यवाद कार्यक्रम के तहत जो है पूरी विधानसभा यानी कि पूरे हरियाणा को नापने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार फिर से जो है जनता के बीच जाकर अपनी जो योजना है उन तक उनको जो है जनता के बीच में रखना का मकसद। और ऐसे में जो है कहीं न कहीं कांग्रेस पर भी हमलावर सीएम अपने चिर परिचित अंदाज में दिखाई दिए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से जो नतीजे हैं वो जनता ने दे दिए हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो है नतीजे दे दिए हैं और कहीं न कहीं कांग्रेस हमेशा से झूठ बोलने का काम करती है और उसका चेहरा है वो सामने आ चुका है, बेनकाब हो गई है कांग्रेस, उसको लेकर निशाना साधा है। इसको जानने की कोशिश करेंगे और मसला की शुरुआत करते हैं। मसला में चर्चा को लेकर आगे बढ़ते हैं। इस बीच जो है पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनका पैनल का तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ राजवीर रोहिला प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और योगेश सेहाग जो है प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और विनय यादव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े, आपका भी स्वागत है सर आपका। सबसे पहले जो है राजवीर जी, आप ही से शुरुआत जानने की कोशिश, जिस तरीके से पुंडरी से आपने सीएम को सुना और जो कार्यक्रम की शुरुआत धन्यवाद रैली के माध्यम से की जा रही है, यानी कि लोगों तक पहुंचने की कोशिश और कहीं न कहीं पूरे हरियाणा को यहां पर मापने की कोशिश, नापने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में
क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है हमलावर आप कहीं न कहीं कांग्रेस को लेकर भी यहां पर दिखाई देते हैं? जी नमस्ते, आपके दर्शकों को प्रवक्ताओं को मेरी राम राम। भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार हरियाणा की जनता ने सत्ता सौंपने का काम किया है, तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है, हमारा हक बनता है कि हम जनता के बीच में रहे, जनता की बातें सुने और जनता को भी अपना संदेश दे। इसी कड़ी में जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी ने अपना जनता दर्शन का दरबार लगाते हैं, हजारों लाखों लोगों से वो मिल चुके हैं अपने संत कबीर कुटीर में और अनेक विभिन्न कार्यक्रमों में भी जाके मिलते रहते हैं। लेकिन उन्होंने तय किया, संगठन ने तय किया, सरकार ने तय किया कि हमें हल्का वाले जाके धन्यवाद करना है। तो धन्यवाद की जो कड़ी है उसमें कल कामकाजी आज पूर्ण हुई है, तो इसमें धन्यवाद के साथ साथ इसमें विकास कार्यों की भी बात हो रही है कि हमने क्या किया, हम क्या करने जा रहे हैं। और एक बात और भी है, जो उद्घाटन भी हो रही है, कल भी कार्यक्रम हुए थे, राज्य में 15 करोड़ से ज्यादा के काम वहां हुए हैं उद्घाटन होने के। और जनता की जो बातें वो सारी मुख्यमंत्री जी ले रही है और सब काम हमारे पास बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। और जो आज अभी आपने बाइट में दिखाया, मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना है विकसित भारत का 2047 तक का, तो उसमें हमारा पार्टिसिपेट अव्वल नंबर पर रहेगा। तो यही बात है कि भाई हरियाणा का जो हमारे मुख्यमंत्री जी और जनता है एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है, जिसमें जिससे विपक्ष में बेचैनी स्वाभाविक है, क्योंकि लगातार तीसरी बार कोई सरकार होना छोटी बात नहीं होती। अब 2005 में जो कांग्रेस की सरकार आई थी उसके भगवान जी इनके वो प्रदेश अध्यक्ष थे और उनको दरकिनार करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लाया गया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो नेतृत्व में लगातार 3-4 चुनाव लोगों ने हार चुके हैं। लेकिन अब भी ये लोगों को वहम है कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा गाड़ी पार लगा देंगे, बिल्कुल से नहीं लगाने वाले वो बात, क्योंकि जनता ने नकार दिया और अब की बार इतनी बुरी तरह नकारा है कि ये तो मंत्री पद भी पार दिए गए लोगों ने। तो वो वहम तो जो निकालना जनता ने आने वाले समय में और ज्यादा निकलेगा। ठीक है सियाग जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से गुटबाजी का दौर जो है आपकी पार्टी की तरफ से देखने को मिलता है, यानी कि सत्ता पक्ष हमेशा जो है सवाल उठाता है आपकी तरफ और ये बताने की कोशिश कि कांग्रेस में किस तरीके से किस कदर जो है गुटबाजी हावी है, उसको लेकर कहीं न कहीं हमेशा से ही हमलावर आप पर रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके की गुटबाजी को लेकर भी पिछले दिनों जो है मैंने कई बार जो है सुना है और ऐसे में इस बार भी निशाना साधते हुए कहीं न कहीं आपसे ये कहा है कि जनता ने जो है आपको आपका हिसाब कर दिया है और जिस तरीके से आपने हमेशा झूठ बोलने की राजनीति की है, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी जो है मसला को? जी, सभी दर्शकों को सुरक्षा साथी के माध्यम से नमस्कार, राम राम। जहां तक देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है वो कल सदन में जब लोकसभा के दौरान माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस हद तक जाकर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो अपमान किया, वो संविधान का अपमान किया इन्होंने। और आप देखिए आप इंटरेस्ट मत कीजिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, आपने अपनी बात रखी है। तो इन लोगों की जो सोच है वो जनता के सामने आ गई है। इस तरह हमने चुनाव के दौरान भी ये बात रखी थी कि ये लोग संविधान को भी समाप्त करना चाहते हैं। इनकी सोच जो है बड़ी मनुवादी सोच है और आप देख चुके किस तरह से उन्होंने इतना जो अपमान किया, उनकी जो अपशब्द उन्होंने कहे बाबा साहब के लिए, मैं समझता हूँ देश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। और जहां तक देखिए हरियाणा की बात है, हरियाणा में इनकी सरकार को आज भी रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। आज जो इनके मुख्यमंत्री जी खुद अपने स्तर पर अपने सीएमओ ऑफिस में जो नियुक्तियां है वो अमित शाह जी और खट्टर साहब उनके माध्यम से इनकी आज भी सभी नियुक्तियां होती है। खट्टर साहब सीएम की बैठक लेते हैं, प्रोटोकॉल एक मुख्यमंत्री का संविधान में केंद्रीय मंत्री से बड़ा होता है प्रोटोकॉल। तो जो गुटबाजी आप कह रहे हो वो ठीक है, हमारे यहाँ आजादी है को अपने विचार रखने की, लेकिन इनकी गुटबाजी इतनी बढ़ गई है क्योंकि इन्होंने जो खट्टर साहब को बदलना पड़ा, वो आज भी खट्टर साहब को रास नहीं आ रहा।
क्योंकि वो हरियाणा में इतनी ज्यादा उनकी दखलंदाजी है, चाहे उन्होंने जो खुल्लर साहब जो उनको नियुक्त किया हो, चाहे सीएमओ ऑफिस में, और यहाँ तक भी बात आई है इन्होंने जो सीएमओ ऑफिस में चाहे जो नियुक्तियां की हो, ये सभी खट्टर साहब और अमित शाह जी तय करते हैं। और खट्टर साहब की जो दखलंदाजी है हरियाणा में वो बहुत ज्यादा है। तो गुटबाजी भाजपा में भी बहुत शर्मस्तर है। विज साहब स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि ये लोग मुझे चुनाव हरवाना चाहते थे और मेरी जान को भी खतरा था, सरकार ने मेरी सुरक्षा घटा दी। ये मैं नहीं कर रहा, जो मंत्री है उन्होंने विधानसभा में ये बात रखी है। तो जहां तक देखिए गौरव जी, आज सवाल है किसानी को बचाने का। हमारे डल्लेवाल साहब आज अनशन से बैठे, अच्छा होता नायब सैनी जी प्रधानमंत्री जी पर, अमित शाह जी पर दबाव बनाकर इसका समाधान करवाते। किसानों के लिए वो जरूरी है, ये रैली करने से कोई हल नहीं है। वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी से मिल रहे इस बारे में, क्यों नहीं बातचीत करते? क्योंकि मैं समझता हूँ क्योंकि उन्हें एक डर है प्रधानमंत्री के आगे, क्योंकि वो एक सिलेक्ट किए हुए मुख्यमंत्री है, जनता के मुख्यमंत्री नहीं हो। तो इसलिए मैं समझता हूं उन्हें इस कोप से बाहर आना चाहिए और खुल के एक मुख्यमंत्री होते हुए, संवैधानिक पद पे होते हुए, आज किसान आंदोलन चरम पर है और इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और प्रधानमंत्री पर भी दबाव बना के लोकसभा में एमएसपी की गारंटी का कानून बनवाना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, रोहिला जी अभी बात रखेंगे कि हम 24 फसलों के एमएसपी देते हैं। मैं एक बात स्पष्ट करना हूं गौरव जी, ये इतना बड़ा सफेद झूठ है क्योंकि मुख्यमंत्री जी को कोई अख्तियार नहीं है कानून बनाने का। कानून ये केंद्र सरकार का मुद्दा है। केंद्र सरकार इसमें लोकसभा में बिल पारित करके एमएसपी की कानूनी गारंटी दे, जो किसानों से वादा किया था। तो मैं समझता हूं तभी, चाहे जो कि 2 लाख पद भरने का जो वादा किया बेरोजगार युवाओं से, उन्हें पक्की भर्ती के जो जॉब सिक्योरिटी बिल ना लेके आए, उन्हें पक्की भर्ती दे। आज जो हरियाणा का नौजवान पक्की भर्ती चाहता है। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। जो विनय जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से जो है आपने देखा प्रदेश की स्थिति और प्रदेश में जिस तरीके से जो है काम तेज गति से हो रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और जब से जो है तीसरी बात सुनकर जो है प्रदेश में सरकार बनी है और ऐसे में जो है और तीव्र गति से जो है योजनाओं का लाभ कहीं न कहीं जनता तक पहुंच रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो आप क्या देख रहे हैं और किस तरीके से, चूंकि सामने वाली पार्टी जो हमेशा जो है गुटबाजी जैसे कांग्रेस में होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक नेता प्रतिपक्ष सामने नहीं आया, संगठन का एक चेहरा बड़ा सामने नहीं है, और ऐसे में लेकर कहीं न कहीं अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष भी कहीं न कहीं सवाल खड़े करने का मौका कहीं न कहीं पार्टियों को देता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर? और आपके दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को मेरा नमस्कार। गौरव जी, देखिए पिछले 10 साल में ऐसा देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष जो है ना वो विपक्ष पर हमले कर रहा है। रोज देखिए आप रोज हम डिबेट में जब भी बैठते हैं तो यही होता है। आज सैनी साहब ने कांग्रेस पर हमला बोला, संसद से लेकर विधानसभा तक रैलियों में। भाई ये बताइए, अभी भी चुनाव चल रहा है क्या? अब तो भाई 5 साल बाद चुनाव होगा, आपके पास 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार है, आपकी सरकार को भी तो खतरा नहीं है कि भाई मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे। अभी भी आप कांग्रेस पर हमला बोल रहे हो। 10 साल से आप सरकार में हो, उसके बाद भी आपको कांग्रेस पर हमला बोलना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले सैनी साहब, जब मेरे ख्याल से इनका कालका में इनका धन्यवाद समारोह था, तब इन्होंने बोला राहुल बाबा। भाई एक बात बताइए, ये राहुल बाबा क्या होता है जी? अरे भाई, आप एक लीडर ऑफ अपोजिशन को, जो एक संवैधानिक पद है, आप उनका नाम लेकर नहीं बोल सकते क्या? ये मुख्यमंत्री की भाषा है? अरे आप सरकार में है भाई, आप धन्यवाद दे रहे हैं, धन्यवाद आप इस तरह मत दीजिए। आप अपने वादे देखिए, लोकतंत्र में जनता ने आपको चुना है क्योंकि आपने जनता से कुछ वादे किए। तो सर राहुल बाबा अगर वो कह रहे हैं तो आम आदमी पार्टी गठबंधन की याद आ गई क्या आपको? जो है आप तो आम आदमी पार्टी से हैं सर। देखिए, उन्हें ये डिफेंड करना चाहिए योगेश जी को। देखिए, मैं ठीक है, देखिए वो योगेश जी का अधिकार है, वो रखे ना रखे। मैं तो ये कहना चाहता हूं
कि भाई चाहे किसी के लिए हो, हम हमेशा मोदी जी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, आप बता दीजिए। अब अगर कोई मोदी बाबा बोलेगा, योगी बाबा, देखो क्योंकि योगी बाबा है उनको फिर भी योगी बाबा बोलना बनता है, लेकिन फिर भी योगी जी, मोदी जी, देखिए अपने से बड़े, आप सब कुछ छोड़िए, आप अपने से बड़े को भी आप जी लगा कर बोलते हैं, चाहे वो किसी पद पे हो ना हो। और राजनीति में तो कहने का मतलब ये है कि देखिए इनका शिष्टाचार मैं आपको बताना चाहता हूं, वो किसी के लिए बोलेंगे, ये कल को भाजपा के किसी नेता के लिए बोलेंगे तब भी मैं इस पर आपत्ति व्यक्त करूंगा कि भाई आप किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भाई आप कांग्रेस पर हमला बोलते हो, तो आपके पास अब 5 साल है, आपने जो वादे किए आप उन वादों पर काम करना शुरू कर दीजिए, वही जनता के लिए धन्यवाद होगा। आप क्या ये चुनाव, क्योंकि निकाय चुनाव आ रहे हैं, आप निकाय चुनाव की तैयारी में लग गए हो, और मुझे लगता है ये जो धन्यवाद सभाओं का जो नाटक हो रहा है वो निकाय चुनाव का प्रचार हो रहा है। अच्छा, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि धन्यवाद कार्यक्रम के जो है उस पर तो कहीं ना कहीं कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है, निशाना निकाय चुनाव है। के बाद जब इनके 100 दिन पूरे हो जाएंगे तो रिपोर्ट कार्ड इनको पेश करना चाहिए। सरकार बनने के बाद मुझे सचमुच लगा कि इस बार तो ये ताबड़तोड़ कुछ एक्शन मोड में दिखाई देंगे, और मैंने डिबेट में कहा भी था, राजवीर जी को भी याद होगा कि भाई मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कुछ ये बढ़िया एक्शन मोड में दिखाई देंगे, काम होंगे तेजी से। लेकिन ये तो पता चला कि भाई सदस्यता अभियान शुरू कर दिया, 50 लाख मेंबर बनाएंगे, अब इन्होंने धन्यवाद सभाएं, ये भाई साहब कुछ नहीं हो रहा। ये 5 साल, ये खुद बोलते हैं कि हम तो 5 साल चुनावी मोड में रहते हैं, ये काम करने के मोड में रहते नहीं है। मोदी जी कहते हैं मैं 18 घंटे काम करता हूँ। भाई साहब जो आप रैलियां करते हो, एक चुनाव में 40 रैलियां करते हो, वो बताइए वो समय कहां से आता है? अगर आप 18 घंटे, क्या वो आप देश के लिए काम कर रहे हो, आप पार्टी की सेवा कर रहे हो भाई? तो आप 18 घंटे की बात, चलो छोड़िए इन बातों को। अभी आप सैनी साहब का वक्तव्य सुना, वो कह रहे हैं कि भाई विकसित भारत, हरियाणा को विकसित बनाएंगे, भारत को विकसित बनाएंगे। भाई साहब मुझे एक बात बता दीजिए, मोदी जी का सपना पूरा करने जा रहे हो आप, विकसित भारत बनाने का, विकसित हरियाणा बनाने का। अरे आप शहीद भगत सिंह जी का सपना पूरा कर दो, महात्मा गांधी जी का सपना पूरा कर दो, अम्बेडकर साहब का सपना पूरा कर दो। एक बात बताइए, क्या अंग्रेजों का शासन बुरा था? अंग्रेजों ने भी सड़कें बनवाई, अंग्रेजों ने भी रेल मार्ग बनवाए। आप देखिए जो आज जो ट्रैक है वो अंग्रेजों के बनवाए हुए चल रहे हैं। अंग्रेजों ने भी बिजली लेकर आए, जो काम उनको जरूरत थी, चाहे टेलीफोन हो कुछ भी, वो लेकर आए, जो उनको व्यापार करने के लिए जरूरत थी। तो फिर उनका शासन में क्या बुराई था? अरे भाई फिर आप भी ये काम सब कर रहे हो, ठीक है, लेकिन सबसे अहम जो हर बच्चे को हम बार बार बोलते हैं, भाई आप शिक्षित कर दो, विकसित भारत अपने आप बन जाएगा। अब मुझे बताइए, बिना शिक्षा के जब तक भारत शिक्षित नहीं होगा, गरीब से गरीब, किसान, मजदूर, सबको बराबर बेहतरीन शिक्षा नहीं मिलेगी, तो कैसे विकसित भारत बन जाएगा? बता दीजिए, मुझे बता दीजिए आप, कैसे सड़कें बनाने से भारत विकसित हो जाएगा? ठीक है सर। और जो आपने बातें की थी, किसान क्या है, दुगनी कर देंगे की मर्यादा है, और जो है ऐसे में जो है कम वक्त है आज। और राजवीर जी, मैं आपसे जवाब लेता हूं, जिस तरीके से योगेश जी ने यहाँ पर जो है मुद्दा उठाया कि जिस तरीके से आप उन पर आरोप लगाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बताते हुए नजर आए। विनय जी भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से आपके द्वारा कहा जाता है, आप तो हमेशा से जो है एक्टिव मोड में रहते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं, तो क्या ये उसी का नजारा, जबकि चुनाव हो गए, सरकार बन गई, और जिस तरीके से कह रहे हैं कि अब निकाय चुनाव को कहीं ना कहीं इस बहाने से साधने की कोशिश। राजवीर जी फाइनल। विनय जी को बड़े विनम्रतापूर्वक बोलना चाहूंगा, जो सदस्यता अभियान है वो हमारी पार्टी का अभियान है, संगठन का अभियान है। वो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बुरेली, उनके नेतृत्व में चला हुआ है। तो मुझे उम्मीद है याद रखेंगे, संगठन और सरकार अलग अलग पार्ट होती है, तो हम पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी की जिस बात में ऐतराज किया हुआ इन्होंने, तो प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा कि भारत को हमें विकसित बनाना है, हर एक क्षेत्र में बनाना है। हमने 80 कॉलेज खोल दिए, उसका इनको याद नहीं है। लेकिन महिलाओं के लिए 20 किलोमीटर कॉलेज खोल है, वो ध्यान नहीं है। हमने पीजीआई बनाई है, वो इनको ध्यान नहीं है। हमने 1.5 से 2 लाख नौकरियां 10 साल में दी थी, 25,000 नौकरियां अभी दी है, वो इनको याद नहीं है। अब जो विनय जी एक बात रतन जी कहा था कि 10 साल वाली प्रक्रिया सरकार कोई भी नहीं, ये कोई आज की बात नहीं है। 50-60 साल से जब आजाद हुआ तो नहीं रहा है, कोई आलोचना कर सकते हो आप, हमारी फाइनेंशियली पे सवाल उठा सकते हो, लेकिन हमारे नियम पे सवाल उठा सकते हो आप, क्योंकि हमने हर वर्ग के लिए काम किया। चाहे आयुष्मान की बात है,
चाहे वो बीपीएल की बात है, चाहे फैमिली आईडी की बात है, हमने जीवन को आसान करने के काम किए है। चिकित्सा के लिए हमने मेडिकल कॉलेज, मेडिकल में तो सुविधाएं बढ़ाई है हमने। तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर समय व्यर्थ करने की आवश्यकता है। 12 नेशनल हाईवे है, कनेक्टिविटी बढ़ी है। अभी जो दिल्ली कटरा का खुला है एक रास्ता, तो बहुत हरियाणा के बीचों बीच जा रहा है, जिससे बाउंड्री जा है, तो कहीं ना कहीं इससे व्यापार भी आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। जो आसपास जो गाँव है, जो देहात है, वहां भी विकास का कार्य बहुत चलेगा, वहां भी लोगों को रोजगार मिलेंगे। ऐसी ये चीजें हमें देखने की जरूरत है। सरकार कैसे करी है, क्या सरकार की नीयत सही है या नहीं है, आप उससे सवाल उठाइए। विकास कार्य लगे, कल भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कालका में उद्घाटन और खिलाना के 8 से 15 करोड़ के किए हैं। कहाँ जा रहे हैं, पैसा भी सुन रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और विकास कार्य के लिए भी एजेंडा 6 का हमारा जो चौधरी की जो आपने बात की है, उसमें हमने काम लिखे हमने जो चौधरी पूरे हुए, उससे हमारी जो सरकार रिपोर्ट देगी ना, सबको पता लगेगा इस बात से। वही बात है 66 साल तो अभी भी उसी मोड में है कि भाई किसान पहलवान ये मोड नहीं चलने वाला। 66 नंबर 1 बनने वाला पंजाब से आते हैं, तो पंजाब की सरकार तय करे उन चीजों को, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ, वो पंजाब से आए, पंजाब उन्होंने आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बातों का अपना विषय है। हरियाणा में कोई किसान आंदोलन नहीं कर रहा। 4-5 दिन पहले उड़ासा में, अरे रुको ना, बीच में मत बोलो, उड़ासा ने बोला था नहीं, वहां पे खरौली बॉर्डर पे जाते हैं, वो फोटो सेशन करवाने जाते हैं, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के बाद आपसे मामले जितेंद्र सिंह उधर से वो क्या बोलते हैं, और अन्य एमपी तो वो फोटो सेशन करवाने गए। तो ये आपका विषय, आपने क्या बोलना, क्या दिखाना है पब्लिक में। लेकिन पब्लिक ये जानती है, नकारा विपक्ष है, विपक्ष के साथ कोई एजेंडा नहीं है। क्यों इनको वो आगे तो पता कैसे होना था, और पूरा लोगों ने देखा आपके जो प्रकरण कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई सीरियस ले आपकी पार्टी को। तो आप लोग लगे रही है एजेंडा पे, लेकिन लेना जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी है, वो जनता को समर्पित और जनता के लिए है। वो 24/7 जनता के लिए लगे हुए हैं। मैंने पहले भी बोला था आपको, ठीक है ना, मैं फिर बोलता हूँ, ये मत हमारी रंगियां जारी रहेंगी, और जो आने निकाले चुनाव है वो हमने जीतने हैं, और ये क्या बोलते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार ऐसे काम करेगी। ठीक है, सियाग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 5 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। सियाग जी, किसान आंदोलन हरियाणा में भी धरने लगातार, कल भी धरना चला है, मैं भेज सकता हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे किसानों ने धरने दिए हैं। और देखिए, आप लोगों ने पहले किसानों को आतंकवादी अलगाववादी भी बोला था, आपसे पूर्व के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने। तो देखिए, आपकी सोच का अब पूरे हरियाणा को, देश को पता है। और जहां तक विनय यादव जी ने बिल्कुल जो बात रखी, इन लोगों में सामने आप फाइनल कमेंट 5 सेकंड में एक कमेंट दीजिए, 1 लाइनर कमेंट। विनय जी, देखिए बस मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भाई अगर भाजपा लगातार विकास करती है, इनकी नीयत साफ है, तो मुझे बस इतना बता दीजिए कि चुनाव में मंगलसूत्र, भैंस, चिकन, मटन और बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे प्रधानमंत्री तक को एक है तो सेफ है। इस तरह के सांप्रदायिक नारे देने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? हमारे किसी एक नेता का इस तरह का बयान दिखा दीजिए, हम विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए राजवीर रोहिला जी और योगेश सियाग जी, विनय यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया मसला में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल लगातार बना हुआ है कि जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा की धन्यवाद रैली और सभाएं चल रही हैं, क्या उससे जो है कहीं न कहीं निकाय चुनाव को साधने की कोशिश, और किस तरीके से जो है विपक्ष इसको भुनाता हुआ या साधता हुआ नजर आएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। मसला में इतना ही, नमस्कार।